हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रुकमनी की तरफ से जो बुक आता है जिसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी का निचोड़ दिया हुआ है जो क्लास 6 से क्लास 12 तक का है। पूरे एनसीईआरटी का इसमें निचोड़ है, क्लास नोट्स दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग हिस्ट्री का देखने वाले हैं। इसमें चैप्टर 1 2 3 4 और 5 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर नंबर 6 देखेंगे और बहुत ही जल्दी जो इसका 1500 एमसीक्यूज है, यहाँ पे देखिए 1500 एमसीक्यूज दिया गया है। इस 1500 एमसीक्यूज का एक स्पेशल वीडियो आएगा जो, लेकिन पहले तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो है क्योंकि अभी हम लोग केवल और केवल आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ही 5 चैप्टर तक कंप्लीट किए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ से बुक आता है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। सभी फैक्ट्स हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा था और इसको हमने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया। आप लोग इस फैक्ट्स को अच्छा से याद करके जरूर रखिएगा ताकि आपको और बेनिफिट रहेगा। चैप्टर नंबर 6 देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे अंग्रेज की आर्थिक नीतियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम करते हैं इसको जूम और तब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बोल रहा है पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है 1770 से 72 में बंगाल में अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1770 से लेकर 1772 तक क्या हुआ था, बंगाल में बहुत भारी अकाल पड़ा था। कब से कब तक? 1770 से 1772 ईस्वी तक अकाल पड़ा था। अकाल के पश्चात कंपनी ने जमीन में निवेश और खेती में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस की। उसके बाद कंपनी को लगा कि अब निवेश में, खेती में, टैक्स में जो भी यहाँ पे जरूरी है वो जरूरी काम करना चाहिए ताकि यहाँ पे अकाल खत्म हो। 1793 में क्या हुआ फिर, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था। कब? 1793 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा क्या लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त। इसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किसानों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। होता क्या था, इसमें राजाओं और तलुकदारों और जमींदारों से के रूप में मान्यता दे दी गई। यानी जो भी थे वो, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा जमीन होता था उसके राजा, उसके नीचे फिर तालुकदार को जो है वह जो भी राजा और तालुकदार थे इनको क्या गया, जमींदार की मान्यता दे दी गई। यानी उनको जो जमींदार बना दिया गया। और फिर किसानों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई कि इतना ही राशि जो है वह किसान को टैक्स के रूप में पेमेंट करना है, ये फिक्स कर दिया गया। ठीक। और उसके बाद अगर कोई किसान उसको नहीं पे कर पाता था टैक्स, तो उसका जो पुश्तैनी जमीन था उससे बेदखल कर दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के थ्रू। और ये कब लागू किया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 1822 में उत्तर पश्चिम प्रांत हेतु होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था तैयार किया था। उसके बाद एक व्यवस्था आया महलवाड़ी व्यवस्था, किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। कब? 1822 में इसको तैयार किया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा, महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वह नीचे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक। तो देखिए भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो है वह भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था 1700 से लेकर 1800 के आसपास तक। ठीक है। तो उसमें तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त इसको हम लोग जमींदारी बंदोबस्त के नाम से बोलते हैं क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देख चुके थे उसमें राजाओं और तालुकदार जो है इनको जमींदार की उपाधि दे दी गई थी, जिसके कारण अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते थे। और इसमें जो जमींदार थे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। तो ये किसके द्वारा लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 ईस्वी में। जिसमें एक किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के जो क्षेत्र थे उसमें लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त को, जो समस्त ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भाग हुआ करता था। ओके। इसमें क्या था, तो भूमि अधिग्रहण सदा के लिए जमींदारों का हो जाता था। यानी जो भूमि का अधिग्रहण होता था वह सदा किसके लिए होता था? जमींदारों के लिए होता था। और इसमें क्या होता था, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? जमींदारों की थी। और जमींदार क्या करते थे, किसी तरह किसानों पर अत्याचार करके और वो ब्रिटिश को जो है वह देते रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आया जो 1820 ईस्वी में आया, जो टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो बम्बई, मद्रास, असम के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% जो है वह भाग जो है यह किसका, समस्त ब्रिटिश का 51% भाग जो था यह बम्बई, मद्रास और असम के कुछ क्षेत्रों में था। भूमि का मालिक कौन होता था? इसमें किसान होता था। इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? इसमें किसान होता था। ओके।
तो इसमें क्या होता था, भूमि का जो मालिक था वो कौन था, किसान हुआ करता था। लेकिन इसमें मालिक कौन हुआ करता था, जमींदार हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया, इसमें क्या पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। इसमें भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उसको राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, जिम्मेदारी इसमें किसान की होती थी। लेकिन इसमें किसकी जिम्मेदारी होती थी, जमींदार की जिम्मेदारी होती थी। और इसमें जो कितना फिक्स किया गया था टैक्स का, 33 से लेकर 55% टैक्स लिया जाता था। ठीक है, किसमें, तो ये था अ, ये कौन-सा था? रैयतवाड़ी, ठीक है? तो अभी हम लोग अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी देख लेते हैं। अब महलवाड़ी को देखते हैं, जिसको हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में शुरू किया था। यह कहाँ-कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत में इसको लागू किया गया था। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का जो है यह 30% भाग को कवर किया था। तो सबसे अधिक भाग कौन कवर किया था? रैयतवाड़ी किया था, जो 51% भाग पे फैला हुआ था। इसमें भूमि गाँव का अधिकार था। किसका अधिकार था? भूमि जो था वह गाँव का अधिकार था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गाँव के मुखियाओं की होती थी। ठीक है? इसमें जो है वो मुखिया को जिम्मेदारी दे दी गई। इसमें कर का 60% टैक्स लिया जाता था। अब इस तीनों का प्रभाव क्या हुआ? अस्थायी बंदोबस्त का, रैयतवाड़ी का और जो है यह और एक कौन-सा है? तो महलवाड़ी का। इसमें प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों की दरिद्रता हो गई, यानी कृषक की जो थे वो और इनको प्रॉब्लम होने लगा। इनके पास और गरीबी आ गई, कृषि में ठहराव तथा उन्नति हुआ और पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हो गया। ठीक है? यानी जो पुराने जो जमींदार थे उनका उन्मूलन हो गया और नए-नए जमींदार यहाँ पे बन के उभरे और कृषि का वाणिज्यीकरण देखने को मिल गया था। इसका प्रभाव यही हुआ। नेक्स्ट अब क्या हुआ इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखें तो इसमें ये बात की गई है कि महाल एक गांव या गांवों का समूह की राजस्व इकाई होती थी। महाल क्या होती थी? गांव या गांव के समूह की राजस्व इकाई को हम लोग महाल बोलते थे। महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूली की जिम्मेदारी गांव की मुखिया की होती थी। ठीक है, यानी महालवाड़ी में गांव की मुखिया की, रैयतवाड़ी में कौन होते थे? रैयतवाड़ी में किसान होते थे मालिक, और जो है वह अस्थायी बंदोबस्त में कौन मालिक होते थे? जमींदार मालिक हुआ करते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। यानी जो नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके थे इसमें अस्थायी बंदोबस्त के क्या, रैयतवाड़ी इसके जगह पे लागू कर दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक रीड ओ मुनरो था। इस व्यवस्था में सीधे किसानों से ही बंदोबस्त किया जाता था, यानी सीधे किसानों से टैक्स लिया जाता था। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। अगले 150 वर्षों तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। यानी जो एक स्पेशल एरिया में स्पेशल चीज के उगाने के लिए किसानों को वह मजबूर करते रहते थे। अगले मतलब 150 साल तक, अगले 150 साल तक वो करते रहे। जैसे बंगाल के किसानों को किसके लिए? पटसन के लिए। और आप देखेंगे तो आज भी वो क्षेत्र इसीलिए विकसित है। असम जो है वह चाय के लिए अभी विकसित है, तो असम के किसानों को चाय के लिए जोड़ देते थे। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश जो हुआ करता था उसमें गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूँ के लिए, महाराष्ट्र और पंजाब को कपास के लिए, मद्रास में चावल के लिए किसानों को मजबूर करते रहते थे कि आप ये उगाइए ज़बरदस्ती। फिर क्या हुआ? नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगने वाला पौधा है। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई हेतु भारतीय नील का प्रयोग करते थे। यानी जो इटली के लोग थे, फ्रांस के लोग थे और ब्रिटेन के लोग जो थे ये क्या करते रहते थे? यह नील उगाते रहते थे। जो उष्णकटिबंधीय इलाकों के लोग हुआ करते थे, जो पूरे गर्म वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनको बोला जाता था कि आप नील का खेती कीजिए और नील उगाइए। फिर क्या हुआ? बैंगनी और नीले रंग के लिए यूरोपीय कपड़ा उत्पाद ओड नामक पौधे पर निर्भर थे। यह शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। जो ओड नामक पौधा था यह कि शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, लेकिन नील की खेती करने के लिए किसानों को किस जगह पे? उष्णकटिबंधीय इलाकों के किसानों को यहाँ पे प्रेरित किया जाता था। ओके। 18वीं सदी के आखिरी दशक में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। किस दशक में? 18वीं सदी में। किस दशक कहाँ पे? किस क्षेत्र में? बंगाल के क्षेत्र में नील की खेती बहुत तेजी से फैलने लगी। फिर क्या हुआ? 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% रह गया था और 1810 में 95% हो गया था। हुआ क्या? 1788 में जब ब्रिटेन द्वारा आयात जो भी नील किया जाता था उसमें भारतीय किसान का नील 30% था, लेकिन 1810 में इनको इतना मजबूर किया गया कि 95% जो ब्रिटिश मार्केट में जो भी नील हुआ करता था वो भारतीय मार्केट का था। यानी लगभग 95% जो नील हुआ था वो इंडियन मार्केट का हुआ हुआ करता था, यानी इंडियन किसान द्वारा उसको उगाया गया होता था।
फिर क्या हुआ, नील की खेती 2 मुख्य तरीके से होती थी, एक नीच और एक रैयत तरीके से होती थी। 19वीं सदी के अंत तक नील की खेती हेतु 25% से कम नीज ज़मीन शामिल थी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, नील विद्रोह हो गया। हुआ क्या, 1859 ईस्वी में, मार्च 1859 में बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, इस बगावत को नील विद्रोह के बाद नील का उत्पादन समाप्ति के कगार पर आ गया। इसके बाद बागान मालिकों ने बिहार पर ध्यान उत्कृष्ट किया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, 1859 ईस्वी में दीनबंधु द्वारा एक नील दर्पण जो है वो पुस्तक लिखा गया, जिसमें बंगाल के नील के जो किसान हुआ करते थे उनकी पूरा स्टोरी है इसमें। तो एक क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि दीनबंधु द्वारा जो नील दर्पण पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था, दीनबंधु के द्वारा। 1860 ईस्वी में नील आयोग WS सीटेनकर की अध्यक्षता में गठन किया गया, जो किसानों के पक्ष में फैसला दिया। हुआ क्या कि नील आयोग का गठन किया गया 1860 में, और इसमें क्या हुआ, जो है वह WS सीनेटकर की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया, और जो फैसला है यह किसानों के पक्ष में आया था। 19वीं सदी के अंत तक कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, इससे उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हुआ क्या कि जो भी नील का जो खेती करके फिर जो कंपनी वहाँ से खेती करवाते थे, अंग्रेज खेती करवा के फिर उसको बेचते थे ब्रिटिश मार्केट में। तो हुआ क्या कि धीरे-धीरे 19वीं सदी के अंत तक, ठीक है, इसमें बनने लगा था क्या, तो जो है वो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल नील रंग बनने लगे थे, जिससे क्या हुआ, इन लोगों का बिज़नेस और प्रभावित होने लगा। फिर 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और अफ्रीकी गुलामों ने 1791 में नील बागान मालिकों के खिलाफ बगावत किया था। जो अफ्रीकी गुलाम है वो कब, वह 1791 में किए थे, और 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो नील के 3 कठिया प्रणाली से संबंधित थी, जिसमें जो है वो 1 कट्ठा में 3 भाग में जो है वो क्या करना पड़ता था, वो नील का खेती करना पड़ता था। फिर 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी, ठीक है? 1792 में फ्रांस ने क्या किया, अपने उपनिवेशों में जो है वो दास प्रथा समाप्त की थी। हाजी मुल्ला ने कहा था, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ये किसकी कथन है, हाजी मुल्ला का कथन है। कौन सा कथन है, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। ये किसकी कथन है, हाजी मुल्ला का कथन है। फिर क्या हुआ, उपनिवेशवाद। उसके बाद क्या हुआ, राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। सन 1797 में बर्दपरल यानी आज के वर्धमान ने एक नीलामी की थी। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा द्वारा धारित अनेक महल बेचे जा रहे थे, ठीक है, यानी भू संपदाएं बेचे जा रहे थे, किसके द्वारा, वर्धमान के राजा के द्वारा। 1793 में इस्तमरारी यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। वर्धमान के राजा की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान कर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था, उस समय कर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ताल्लुकदार जो हुए थे, ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया था। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिक्किमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, कि आखिर अमला कहा जाता था, तो जमींदार के एक अधिकारी होता था जो टैक्स वसूला करता था। फिर क्या हुआ, 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान को बकाये से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित हो गए, ठीक है, कितना, 30,000 से अधिक वाद लंबित हो गए। और फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों की इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, जो है विशद विवरण देखने को मिलता है। फिर आगे क्या हुआ, धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था, तो कुछ अन्य स्थानों पर वे गौटीदार या मंडल कहलाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पुराने जमींदार थे उनका उदय होते गया, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, और नए नए किसान जो है या रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त के थ्रू नए नए जो है वह जमींदार उत्पन्न होते गए। अस्थायी बंदोबस्त जो है वह जमींदारों से संबंधित है, रैयतवाड़ी किसानों से
संबंधी यानी किसान इसमें मालिक होंगे और जो है वह पूरे गाँव के मुखिया मालिक होगा महलवाड़ी में। फिर क्या हुआ 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें वर्तमान के जमींदारी थी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियों की, जिनसे कुल मिलकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामी में की गई कुल बिक्रियों में 15% सौदे नकली थे। ठीक है, कितने प्रतिशत? 15% सौदे नकली थे और इसमें 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी बेनाम खरीदारियों में। फिर क्या हुआ 1930 के दशक की घोर मंदी के हालत में अंततः जमींदारों का भट्ठा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। विश्व आर्थिक मंदी 1929 और 33 ईस्वी के समय हुआ था, 1930 के समय, जिसमें क्या हुआ जमींदार धीरे धीरे खत्म हो गया, जो जोतदार थे वहीं अपना जो है वह मजबूती बना के रखने लगे गाँव में। जब इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेजचंद वर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में वर्धमान की जिम्मेदारी काफ़ी फली-फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। ठीक है? यानी जो मेहताब का जो राजा था, जिसको हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, वर्धमान का राजा जो बंगाल में हुआ करता था, काफ़ी पावरफुल जमींदार था। यह संथाल विद्रोह और 1857 की विद्रोह में दोनों में अंग्रेजों के साथ दिया था वर्धमान के राजा। हुआ क्या? बेनामी के शाब्दिक अर्थ गुमनाम है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उन्हें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी जो आप ऊपर देखेंगे कि क्या हुआ, वर्धमान के जो राजा थे वह क्या किए थे, वह बेनामी संपत्ति खरीदे थे, जिसे 30 लाख रुपए का उसमें लाभ हुआ था। जो 15% सौदे उसमें क्या थे, नकली थे। यानी जो है वो बेनामी संपत्ति यानी गलत तरीके से खरीद कर अपना संपत्ति बढ़ाए थे। बाद में इसी कारण इनको क्या करना पड़ा, अंग्रेजों का साथ देना पड़ा। फिर लाठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैत यानी डंडेबाज पक्षधार हुआ करते थे। जमींदार के जो है वह कुछ सेना रखता था, कुछ अधिकारी रखता था टैक्स वसूलने के लिए। तो ये सब क्या होता था, जमींदार के पास रहता था, वो अलग अलग भागों में बांटा था। जो लाठी रखता था उसे लाठीदार कहा करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार पहाड़ियों का अमेध लगती थी। क्या लगती थी? अभेद लगती थी। बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा था। क्या? शल्य चिकित्सक रहा। और कलकत्ता, वर्तमान में जो कलकत्ता है, अपने प्रयास के दौरान उन्होंने कलकत्ता के एक चिड़ियाघर की स्थापना किया था। कौन? बुकानन। बुकानन ने कहाँ पे चिड़ियाघर की स्थापना की थी? जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वनस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया था। फिर क्या हुआ, 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वह उनकी जायदाद और वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना दिया था। किसको? वंश का नाम हैमिल्टन को अपना दिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो कलकत्ता का चिड़ियाघर था, जो किसके द्वारा स्थापना किया गया था? बुकानन के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, जो पहाड़ियाँ हुआ करती थी उसका जो है वह जो है वह किसका राजमहल की जो पहाड़ियाँ है उसका सर्वेक्षण किए थे और उसका बताए थे उसके बारे में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जो है वह शल्य चिकित्सक बन के आए हुए थे। तो ये चैप्टर नंबर 6 था, जिसमें हम लोग केवल यही पढ़े कि किस तरह से जो है वह पहले बंगाल में अकाल आया, उसके बाद जो है वह अलग-अलग व्यवस्थाएँ लाई गई। सबसे पहले आया रैयत, सबसे पहला अस्थायी बंदोबस्त आया, इसमें ज़मींदारों की काफ़ी छूट दी गई थी। इसमें ज़मीन के मालिक ज़मींदार हुए करते थे और भारतीय क्षेत्र के मतलब ब्रिटिश जो क्षेत्र थे उसके 19% भागों पे इसको लागू किया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। फिर क्या हुआ, उसके बाद आया रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो लगभग 51% यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे यहीं फैला हुआ था, 51% पे, जिसमें जो है वह 50 से 55% तक इसमें टैक्स वसूला जाता था। फिर उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था आया था, लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। उस और इसमें क्या हुआ, 1822 में इसको लाया गया था और इसमें ये किया गया कि इसमें जो है वह गाँव के मुखिया हो गए थे, जिसके मालिक, और जो रैयतवाड़ी था उसमें जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे किसान हुआ करते थे, और महलवाड़ी में जो है वह कौन हुआ करते थे, ज़मीन के मालिक कौन हुआ करते थे, गाँव के मुखिया ही हुआ करते थे और इसमें 60% टैक्स आपको देना होता था। धीरे-धीरे आगे बढ़ते गया और वर्धमान का जो है वह शासक आया और जो वर्त जो वर्तमान का जो शासक थे, उन्होंने क्या किया, वो फर्जी तरीके से अपना
जो है वह संपत्ति बढ़ाए और आगे चलकर उन्होंने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिए, अंग्रेजों का साथ दिए थे। ठीक है, फिर बंगाल जो है वह उभरा, आगे चल के जो नील की खेती है धीरे धीरे 19वीं सदी के अंत तक नील का कृत्रिम नील बनने लगे, आर्टिफिशियल कलर बनने लगा और जो अंग्रेजों का धीरे धीरे ये जो बिजनेस है वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद जो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह भी किए जो 3 कठिया प्रणाली से संबंधित है। तो लगभग इस चैप्टर नंबर 6 में यही मेन मेन पॉइंट हम लोग देखें। मेन जो है वह चैप्टर नंबर 7 जो है वह अंग्रेजों के औपनिवेशिक शहर, ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही एमसीक्यूज का वीडियो आप लोग के लिए देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।